सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और खत्म हुआ भक्तों का इंतजार। कोरोना की दूसरी लहर शांत होते ही मुंबई महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। नवरात्र के पहले दिन आप देखें, इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मौजूद हैं और इसे भी आज भक्तों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन नियम सख्त हैं। वैक्सीन की जो दोनों डोज लगवा चुके हैं उनको ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, वरना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि इस मंदिर में बड़े सेलिब्रिटी से लेकर देश के जाने माने उद्योगपति भी पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप देखिए, पुलिस का टेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। 24 घंटे पुलिसकर्मी की यहाँ पर तैनाती है। किसी को भी मंदिर के आसपास अभी भटकने भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मंदिर बंद है। अंदर इस प्रीमाइसेस में मीडिया को भी अभी फिलहाल इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ ही अंदर मंदिर में लोग जो भक्त हैं वो प्रवेश कर सकते हैं। बारकोड के साथ वो अंदर जा सकते हैं। यहाँ एक दिन में करीब 2500 लोगों को ही दर्शन करने की अनुमति दी जा सकती है। बाकी लोगों को ऑनलाइन दर्शन करना होगा। तो धार्मिक स्थल खोलने की इजाज़त भले ही महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी की भी लापरवाही को नज़रअंदाज नहीं करने दिया जाएगा। तो इन सख्त नियमों के साथ नवरात्र के पहले दिन तमाम जो धार्मिक स्थल हैं मुंबई महाराष्ट्र में खुल चुके हैं। तो इसी जानकारी के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर में किसानों को कुचलने के मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक आरोपी का नाम है लव कुश और दूसरे आरोपी का नाम है आशीष पांडे। दोनों को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उसको समन किया गया है पूछताछ के लिए। उसके घर पर समन चिपकाया गया है। उनको कल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा 3 दिनों से लापता हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। जिन लोगों से पूछताछ चल रही थी उनके खिलाफ पूरे सबूत और घटनाक्रम स्थापित होने के बाद उनकी अरेस्ट की गई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? नाम अगर आप बता सकते हैं। अरेस्ट में एक लव कुश, एक आशीष पांडे। उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे वाक़े के अंदर? इस पूरे घटनाक्रम पे उनकी मौके पर मौजूदगी पाई जा रही है और थार गाड़ी और दूसरी गाड़ी में उनकी मौजूदगी है और घटना होने पर उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि लगाया है और काफ़ी एविडेंसेस उनके खिलाफ पाए। लखीमपुर कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इनके नाम लवकुश और आशीष पांडे हैं। ये दोनों लोग उस थार में मौजूद थे जिससे किसानों को कुचला गया था, जिसके तरह तरह के वीडियो लगातार रिलीज हो रहे हैं। आशीष पांडे और लवकुश को आज पुलिस ने दोपहर में हिरासत में लिया था और घंटों तक उनके साथ पूछताछ चली। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि एक नामजद और बाकी अज्ञात आरोपी इस मामले में हैं। नामजद जो हैं वो आशीष मिश्रा हैं, जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, और 6 लोग जो हैं अज्ञात में से पहचाने गए हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह कुल 7 आरोपी हुए, एक अजय मिश्रा और 6 दूसरे। उन 6 लोगों में से जो बचे हैं, 3 लोग जो हैं मौके पे मर चुके हैं, बचे उनमें से 3 लोग और एक अजय मिश्रा, यानी कुल 4 आरोपी। उनमें से 2 आरोपी आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि जिस थार में ये लोग बैठे हुए थे उसकी जांच पड़ताल की गई तो थार के अंदर से 315 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में बहुत सारी चीजें पुलिस को पता चली हैं जो पुलिस अभी सार्वजनिक करना नहीं चाहती है। तो बहरहाल ये लखीमपुर कांड में 5 दिन में पहली 2 गिरफ्तारियां हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर लखीमपुर कांड में अपनों को खोने वाले परिजनों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय केवल बातों में उलझा रही है। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा 3 दिनों से लापता हैं, जबकि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले भी दर्ज हैं। पुलिस उनके घर भी जा चुकी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की
ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। उधर इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 64 साल के नश्तर सिंह की मौत थार से टक्कर लगने पर हुई। नश्तर सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि सरकार आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जब थार ने जिसको टक्कर मारी है, जो सफ़ेद शर्ट जिन्होंने पहनी थी और ब्लैक पैंट थी, वो पिताजी थे जी। अच्छा जी, तो उस वीडियो में वो दिख रहे हैं? जी, साफ साफ सबको दिख ही रहे हैं जी। अच्छा जी, हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उस दिन मैं जा रहा था तो मुझे रोक दिया, कहते नहीं मैं जाऊंगा। अच्छा, तो गए हैं तो बस कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से ही बस ये जो 3:45 बजे के आसपास जब इनको टक्कर लगी है तो उनको उसी समय एम्बुलेंस चली गई है वहाँ लखीमपुर के लिए। फिर उसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चला वहाँ पे। अच्छा जी, फिर हम फ़ोन पे करते रहे, किसी को फ़ोन पूछते रहे, करते 7:15 बजे क्लियर हुआ है कि ये हुआ है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बुधवार देर रात राहुल और प्रियंका गांधी मृतकों के परिजनों से मिले और गुरुवार को अखिलेश यादव और बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी परिजनों से मिलने पहुंचे। लेकिन लखीमपुर की घटना इतनी बड़ी होने के बावजूद आरोपियों को लेकर पुलिस का धुलमुल रवैया हैरानी भरा है। लखीमपुर खीरी की घटना के कई वीडियो वायरल होने के बावजूद लखीमपुर खीरी पुलिस का ट्विटर के जरिए वीडियो मांगना और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर कई संगीन धाराएं लगे होने के बावजूद उनको महज सम्मान देना ये साबित करती है कि लखीमपुर खीरी की पुलिस खासे दबाव में है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और लखीमपुर हिंसा मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 24 घंटे के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी के मामले में मिली चिट्ठी ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर किया कि वो इस मामले में संज्ञान ले ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 24 घंटे के भीतर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 8 लोगों ने जान गंवाई है, इसमें किसान और पत्रकार भी शामिल हैं। योगी सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कितने आरोपी हैं, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों के खिलाफ एफआईआर हुई, जांच में क्या हुआ। यूपी सरकार से यह भी पूछा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर अब तक क्या हुआ है। अदालत ने यूपी सरकार द्वारा गठित आयोग के बारे में भी पूछा है। आपको ये लगता है कि यूपी में यूपी सरकार जो जांच करेगी, यूपी पुलिस जांच करेगी, वो निष्पक्ष नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि निष्पक्ष नहीं होगी। निष्पक्ष होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जो है जो भी दोषी हों, चाहे प्रशासन हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मंत्री अधिकारी जो भी हों, उनकी भूमिका को जाँच करा के जो भी दोषी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। दरअसल इस मामले में 2 वकीलों ने सीजेआई एनवी रमना को चिट्ठी लिखी है और इस मामले की अदालत की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे अब ये जवाब देना पड़ेगा कि एफआईआर में नामजद होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में कड़ी शर्तों के साथ रामलीला, पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और नवरात्रि के शुभ दिनों के साथ ही दिल्ली में रामलीला की शुरुआत हो गई है। बीते साल कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हो सकी थी। इस साल कड़ी शर्तों के साथ इसे इजाजत दी गई है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। देवऋषि नारद राजकुमारी विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। उसे पाने के लिए भगवान विष्णु से श्रीहरि रूप मांगा। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ श्रीनगर जा पहुंचा। वहां के राजा श्री की पुत्री मोहिनी को देखकर महल से मोहित हो गया। मुझे एक के लिए अपना सुंदर हरिरूप के नीचे विष्णु जी ने नारद जी को वानर रूप दे दिया।
नारद जी ने अपने आराध्य को ही श्राप दे डाला कि उनको भी स्त्री वियोग में तड़पना होगा। तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में दर्द की ठोकरें खाओगे। ये मेरा यानी कुछ इस तरह से धरती पर श्री राम के अवतरण से पहले ही उनका देवी सीता से बिछड़ना तय हो गया था। और इस तरह के दृश्य के मंचन के साथ दिल्ली के लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला की शुरुआत हुई। बीते साल कोरोना की वजह से दिल्ली में रामलीला हो ही नहीं सकी थी। इस साल भी दिल्ली सरकार ने बहुत देरी से और कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। डीडीएमए की गाइडलाइंस है, उस डीडीए की गाइडलाइंस के मुताबिक 1000 लोगों की बैठने की इजाजत उन्होंने दी है। हम लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि घर बैठ के रामलीला का आनंद लें, लेकिन जो लोग लीला स्थल के ऊपर आएंगे हम कल उनसे इनविटेशन कार्ड देंगे और इनविटेशन कार्ड के बाद जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी हिसाब से लोग लीला स्थल के ऊपर आएंगे और लीला का अवलोकन करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से यह भी निर्देश है कि रामलीला के दौरान ना कोई मेला होगा, ना कोई ठेला होगा, ना कोई झूला होगा, जो कि किसी भी रामलीला के एक प्रमुख आकर्षण हुआ करते हैं। तो ऐसे में जो लोग भी रामलीला आज देखने आए हैं वो केवल और केवल रामलीला मंचन का ही आनंद ले रहे हैं। दिल्ली में छोटी बड़ी करीब 700 रामलीला होती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से देरी से मंजूरी मिलने और बहुत कड़ी शर्तों की वजह से इस बार भी बहुत कम रामलीला ही दिल्ली में हो रही हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में तो बेहतर स्थिति ही कही जाएगी। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।